गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ दिए जल उठे इसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 के संचयन पुस्तक में जो लास्ट अपना चैप्टर है दिए जल उठे, जिसके राइटर हैं मधुकर उपाध्याय। देखिए आगे पाठ में क्या होता है। रास के बूढ़े भरगत ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो यहाँ पर बच्चों दिए जल उठे इस पाठ के अंतर्गत जब भारत गुलाम हो चुका था और अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया था और हर तरफ चारों तरफ अशांति थी और सभी अंग्रेज़ों के शोषण से काफ़ी आहत थे, उसी समय कुछ न कुछ ऐसी क्रांति की भावना, क्रांति की लहर दौड़ी, जिसमें कई बड़े बड़े जो नेता थे वो आगे आए और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए लोगों को अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ न कुछ उनको आग्रह किया। तो इस प्रकार से जन आंदोलन को जनता के साथ जन समूह को इकट्ठा करके एक जन आंदोलन का तैयारी करने के रूप को इन लोगों ने, बड़े बड़े जो नेता थे हमारे देश के, उन्होंने उसको सफल बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया कि किसी भी तरह से पूरी जनता और उसके लोग, सारे देश के लोग एकजुट होकर हमको यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में यही बताया है कि जो रास एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो बहुत पुराना बूढ़ा बरगद का पेड़ था, उसने भी कई ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसी हालात देखे थे कि जब 1930 में महात्मा गांधी ने जब दांडी कूच की तैयारी की थी, तब उस सिलसिले में जो दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी 7 मार्च को वहाँ पर उस जगह रास में पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन फिर भी उन वहाँ के लोगों ने कहा कि आप आए हैं नेताजी, तो आप कुछ 2 शब्द तो यहाँ के लिए कहिए। तब उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? यानी सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, कि जो हमको अपने देश के लिए करना है और यहाँ से अंग्रेज़ों की दास्ता से हमको मुक्त होना है, तो उसके लिए तुम क्या तैयार हो? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये लोगों में विद्रोह की भावना फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ये एक धारा लागू कर दी और पटेल को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम यहाँ पर विद्रोह की भावना फैला रहे हो। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर जो उस समय शिरडी था, उसके आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। देखो, निषेधाज्ञा यानी मनाही का आदेश, इसमें जो शब्दार्थ दे रखे हैं, कबूल यानी स्वीकार, और इसमें शुभ यानी दुखी, अशांत, नाराज। वल्लभ भाई को पुलिस पैरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। जब उन्होंने 2 शब्द जनता के सामने अपने रखे, तो वहाँ का जो कलेक्टर था शिरडी, उसने निषेधाज्ञा लागू कर दी कि नहीं, तुम्हें इस तरह के कोई भी अपने भाषण यहाँ पर नहीं देने हैं। तो फिर वल्लभ भाई जो थे वो भी जो गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और वो उनको वहाँ पर लाया गया बोरसद की अदालत में, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया कि हाँ, मैंने कहा था। जज को समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने कौन सा अपराध किया, इनको सज़ा क्या दूँ। समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे, क्योंकि कोई ऐसा विशेष अपराध तो किया नहीं था। एक अपने विचार ही रखे थे जनता के सामने। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा, लेकिन अंग्रेज़ों का शासन था उस समय और भारतीयों का बोलबाला नहीं था। तो फिर भी जो अंग्रेज़ थे, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने हेतु उस जो मजिस्ट्रेट था उसको 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये का तो जुर्माना हुआ और साथ में 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया।
यानी बोरसद की अदालत से उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया? साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती जेल में। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई कि गांधी जी को ये बताया गया कि साबरमती आश्रम में कि यहाँ से वो जेल उनको ले जाया जाएगा। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, नाराज़ थे, दुखी थे कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा या कह दिया कि अंग्रेज़ों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। जो दांडी कूच करना था जहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने कहा पैदल ही यात्रा करनी थी और वहाँ से उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, आपको ध्यान है तो गांधी जी ने, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी तारीख बदलनी होगी। ये देखिए ये चित्र के माध्यम से बताया गया है बच्चों। आश्रम में एक एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, कि वो साबरमती जेल जाएंगे, साबरमती आश्रम से होकर निकलेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, इतने बड़े नेता थे वो, गांधी जी भी उनसे मिलना चाहते थे तो, और सभी उनसे मिलना चाहते थे, तो इसीलिए वो एक झलक पाना चाहते थे। वहाँ के लोग समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। उनको लगा कि भाई इतने घंटे में गाड़ी इधर से गुजरेगी और उसको रोककर और उनसे बातचीत की जाएगी। किससे बातचीत की जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। देखिए फिर आगे पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में भी नहीं रुकेगी। उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ नहीं मानेंगे और उनको बात नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी देखिए पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर कार रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर मिले। महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में थे, और जो पटेल थे उनको बोरसद की अदालत से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। गांधी ने उनसे मुलाकात की बीच सड़क पर, और एक संक्षिप्त मुलाकात की, एक छोटी सी मुलाकात की। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, कि मैंने तो जो करना था वो कर दिया, अब आपको ही संभालना है, आपकी बारी है। आगे देखो बच्चों, पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी सभी ने उनका विरोध किया। प्रतिक्रिया होना यानी उनका विरोध किया कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना यानी उसकी आलोचना की गई थी कि किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं चला, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया गया है। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। फिर से देखिए लाइन, अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति करना यानी अपने विचार प्रस्तुत करना, कि हमें अपने देश में रहकर भी क्या हम अपने विचारों को लोगों तक बांट नहीं सकते हैं क्या? तो ऐसी स्वतंत्रता कि हमारे सिद्धांत पर हमला किया है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब देखिए आगे, गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था कि भाई कोई भी जो है किसी भी प्रकार की जनता में किसी भी तरह की कोई विद्रोह की भावना नहीं फैलाएगा, कोई किसी भी तरह से सभा या समूह को एकत्रित करके किसी भी तरह का कोई अपने भाषण नहीं देगा। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। जो भी वहाँ रास में सभा में एकत्रित होना चाहते थे, लोगों को पूरे जन समूह को इकट्ठा कर संबोधित करना चाहते थे गांधी जी, तो उनके साथ सत्याग्रही थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब्बास तैयब जी वहाँ पहुँच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके, कि अगर मान लो गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया
तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर ली। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इनमें सबसे आगे थे। जो भी दरबारी लोग थे, जो राजा महाराजाओं के शासन के लोग थे और दरबार के लोग थे, वो गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। कुछ तो ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेज़ों के आगे, लेकिन कुछ ऐसे दरबारी और राजा महाराजा थे जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया है। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, इनकी बहुत ज़मीनें होती थी और खूब ऐशो आराम से रहते थे, हर तरह की सुख सुविधा से संपन्न थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी और एक तरह का पूरा राजपाट था। राजा महाराजा जैसा ही जीवन जीते थे वो दरबारी लोग। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा कि आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखें। किनको कहा? लोगों को समझाया कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना ऐशो आराम छोड़ दिया है, अपनी रियासतें छोड़ दी है और देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, उसी तरीके से आप भी आगे आएँ, आप भी इनके त्याग को समझें, हिम्मत देखें और इस तरह की हिम्मत और त्याग को अपनाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक में पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। यानी वो महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू पहले, लेकिन फिर भी गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले उनको एक पत्र लिखा, जवाहरलाल नेहरू को अभी मिलना मुश्किल है, उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको एक पूरी रात का जागरण करना पड़ेगा, मतलब एक रात रुकना पड़ेगा, तब हमारी मुलाकात हो पाएगी। अगर कल रात से पहले मैं वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा कि अगर तुम्हारा बहुत ज़रूरी है मुझसे मिलना, तो अगर तुम एक रात भी नहीं रुकना चाहते हो तो मैं जहाँ पर भी पहुँच पाऊँगा वहाँ से मैं तुमको किसी भी संदेशवाहक के हाथों एक खबर पहुँचा दूँगा और वो तुमको मैं जहाँ भी रुकूँगा वो लेके आ जाएगा। क्योंकि वो छुपते छिपाते ही गए थे, क्योंकि ये गिरफ्तारी का आदेश था, सब जगह निषेधाज्ञा लागू थी कि कोई भी किसी भी तरह के जनसमूह को संबोधित नहीं कर सकता है। तो बहुत ही सावधानी से उन्होंने काम किया। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो, तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, यानी एक नदी का तट पार करने का पड़ेगा। मान लो तुम इस पार हो और मैं उस पार हूँ, तो तुम्हें एक नदी की धारा पार करनी होगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। और मैं जहाँ भी पहुँचूँगा, जहाँ भी रुकूँगा, मेरा संदेशवाहक तुम्हारे तक वो खबर पहुँचाएगा और तुमको एक धारा पार करनी होगी और तुमको वहाँ मेरे पास आ जाना होगा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया गया है, हमारे नेता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है। तो सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे। जहाँ पर रास में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और लोगों ने कहा था कि आप 2 शब्द कहिए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तब वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत आलोचना की। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंप गए कि ये विरोध किया उन्होंने कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया गया। और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे जो अंग्रेज़ों के अधीन काम कर रहे थे, उन्होंने अपने इस्तीफ़े अंग्रेज़ सरकार के सामने सौंप दिए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे जो ब्रिटिश अधिकार में है, किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा।
ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। पैदल यात्रा थी, दांडी कूच की तैयारी थी और वह लोग चाहते थे कि उनका जो यात्रा की शुरुआत है वो ब्रिटिश आधिपत्य वाले इलाकों से ही हो। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। जो रास गांव था वहाँ पर दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही कहाँ ठहरे? तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी। वहाँ पर भी लोगों को संबोधित करना था और साथ ले जाना था, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। मतलब आसपास के जितने भी क्षेत्र और इलाके गांव के लोग थे वो सब वहाँ पर एकत्रित हो गए थे रास में। और उनको जब पता लगा कि महात्मा गांधी स्वयं भाषण देने पहुँच रहे हैं तो आबादी रास की 3000 ही थी, लेकिन वहाँ आसपास के गांव के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और वो संख्या बढ़कर 20,000 से ज़्यादा हो गई। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को ये सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख भी किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, कि कुछ लोगों ने तो उनका विरोध करते हुए गिरफ्तारी का अपने इस्तीफे अंग्रेज़ सरकार को सौंप दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस गंदगी से चिपके हुए। यहाँ गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए यानी वो चाटुखोर हैं, यानी रिश्वतखोर हैं और वो अंग्रेज़ों की अधीनता में पूरी तरह से लिप्त हैं, अधीन हैं और वो डरते हैं, इसलिए वो वहाँ पर ही हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्हें अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि जिन लोगों ने नहीं दिया है और वो अंग्रेज़ों के साथ है उनको भी अपने स्वार्थों को स्वार्थ को दूर करके भूल कर और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर हम सब एक नहीं होंगे तो ये जो स्वतंत्रता में मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? गांव के लोगों पर अत्यधिक शोषण होता था, उनकी ज़मीनें हथिया ली जाती थी, उन पे कई तरह के अत्याचार होते थे, उनको नमक का प्रयोग नहीं करने दिया जाता था, कई तरह के ऐसे कानून बना दिए थे कि लोगों का जीना हराम हो गया था। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या आप अभी तक आंखें नहीं खुली है कि जो लोग उनके साथ हैं अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ इतना बुरा व्यवहार हमारे भारतीयों के साथ कर रहे हैं, तो क्या अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली क्या? और तुम उनका विरोध नहीं कर रहे हो और अपना इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हो? आगे देखिए, गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार हो गए हैं या मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं तो तुमको डरना नहीं है और अंग्रेज़ों को ये सबक सिखा देना है कि हम आगे मतलब पूरे देश के साथ हैं। अब बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार भी करती है तो ये एक अच्छी बात है। गांधी जी ने कहा मुझे 3 माह की तो सज़ा होगी और सरकार को लज्जा आएगी कि इनको बिना किसी अपराध के और हमने इनको जेल में डाल दिया है। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है, कि जो अपने देश से विद्रोह की भावना रखता है, जो अपने देश से दगा करता है, उसको तो बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं उनको किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए? तो वो सज़ा उस सज़ा से कम है। अब देखिए आगे, सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले। जो भी पूरा जनसमूह था 8 बजे तक वो कहाँ पहुँचे? कनकापुरा। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे क्योंकि वो रात से सीधे कनकापुरा पहुँचे थे। कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी अब कैसे पार करेंगे, यानी आगे उनको जाना था और बीच में क्या थी? मही नदी थी और बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। नदी के किनारे पहुँचते ही समुद्र की ओर आने वाली ठंडी बयार यहाँ पर आया है हवा के लिए, कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। जो भी लोग पूरा जन समूह उनके साथ था, सत्याग्रही थे साथ गांधी जी के, तो वहाँ पर उनको एक नदी पार करनी थी, अंधेरा हो चुका था, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ की
जो वातावरण है उसने भी एक तरह से उन सत्याग्रहियों का स्वागत किया है। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि महात्मा जी आप स्वराज लेकर ही जल्दी वापस आना। स्वराज यानी अपना राज लेकर ही लौटना और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देना। गांधी ने कहा मैं स्वराज के लिए बिना नहीं लौटूंगा। मतलब उनको एक तरह से बहुत बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद मिल गया था और उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं बिना अपने देश को लौटे नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए आगे स्थगित करना पड़ा। जनसभा में गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन, ब्रितानिया ब्रिटिश सरकार जो थी उसी के लिए आया है। कुशासन यानी उनका जो रवैया था, उनका जो अत्याचार था भारतीयों पर, दुर्व्यवहार था, उसके बारे में आया है का जिक्र किया। पूरे जनसभा को संबोधित किया कि अब भी तुम अपनी आंखें खोलो और उन लोगों का विरोध करो जो हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा इस राज में रंग से राजा तक सब दुखी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या राजा महाराजा हो, वो भी दुखी है इस शासन से। क्यों दुखी है? क्योंकि गरीबों पर तो वो अंग्रेज वैसे ही अत्याचार कर रहे थे और इसके साथ साथ जो राजा महाराजा थे उनकी भी उन्होंने सारे राजपाट ले लिए थे और उनका शासन भी जो था, राज शासन, वो अपने अधीन कर लिया था और वहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था। तो इस तरह से वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं काम कर सकते थे। तो गांधी जी ने लोगों को यही समझाया कि देखो ये जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन है, यहाँ पर सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार रहते हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए, यानी इसको ख़त्म करना चाहिए। रास्ते में रेतीले सड़कों के कारण ये प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। अब उनके साथ तो सारे सत्याग्रही वगैरह साथ थे जो पैदल चल रहे थे। गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता, कोई पुण्य नहीं मिलता है। उसी तरीके से ये मेरे जो देश के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, वो एक तरह से मेरी धर्म की यात्रा है और मैं इसे पैदल ही चलकर आगे पूरी करूँगा। चाहे मुझे यात्रा में कष्ट सहना पड़े, लोगों का सुख दुख समझे, सभी सच्ची यात्रा होती है। अब देखिए आगे बच्चों, ब्रिटिश हुक्मरानों में एक ऐसा वर्ग भी था जिससे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, क्योंकि नमक पर बिल्कुल एक तरह से कानून बना रखा था उन लोगों ने कि कोई भी भारतीय नमक का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो गांधी जी ने दांडी कूच करके उनको 30 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी कूच करके वहाँ नमक कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। तो उनको पहले से आभास हो गया था अंग्रेज अधिकारियों को कि हो ना हो वहाँ पर नमक तोड़ेंगे, नमक बनाकर ये कानून ही तोड़ देंगे कि हमारा अपना नमक बनाएंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने कहा यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट पर से सारे नमक भंडार ही हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिए ताकि इसका खतरा ही न रह सके। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी। भाई रात से वो कनकापुरा पहुँचे और वहाँ पर ही उनकी समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय करा गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरा काफ़ी था। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन पर चलना पड़ा। उनको वो मही नदी पार करनी थी। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह भी दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि यह मेरी धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए, एक झोंपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतजार करते हुए
मही नदी के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था, यानी सारे सत्याग्रही, सारा जन समूह वहाँ पर उमड़ रहा था और मेला जैसा माहौल हो रहा था। भजन मंडलियाँ थी और जो सत्याग्रही थे वो दांडिया रास कर रहे थे। एक तरह से दांडी यात्रा थी तो दांडिया रास चल रहा था। निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल क्या थे? देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। यानी किस तरह से ये सरकार को नचा रहे हैं और किस तरह से कुछ एक ऐसा चमत्कार दिखा देंगे कि अंग्रेज सरकार को यहाँ से भागना ही होगा। दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? रास से